हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अपन 8th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस में, फसल उत्पादन और प्रबंधन। आपने अभी तक इसमें फसल की परिभाषा पढ़ी कि एक ही प्रकार के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं अपन फसल। फिर इसमें आपने पढ़ा जो कृषि का जो आविष्कार हुआ, कृषि पद्धति जो मनुष्य ने अपनाई, वो आज से 10,000 साल पुरानी पद्धति है। फिर आपने पढ़ा वर्षा ऋतु, वो ऋतु के आधार पर फसल को दो भागों में बांटा गया, खरीफ और रबी की फसल। फिर इसके बाद अपन फसल उगाने के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कृषि पद्धतियां पढ़ रहे थे। कृषि पद्धतियां में सबसे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था कृषि पद्धतियां, इसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था कि मिट्टी तैयार करना। क्या करना? मिट्टी तैयार करना। पहला पॉइंट आपने इसमें पढ़ा था मिट्टी तैयार करना, याद है आपको? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में आपने जो पढ़ा था सबसे पहले, इसमें मिट्टी को पोला और उलट पुलट किया जाता है और इस क्रिया को अपन कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं? जुताई। आपने ये सब पढ़ा था। फिर जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं उसको समतल करने के लिए अपन पाटन का उपयोग करते हैं। ये आपने इसके अंदर पढ़ चुके थे। और जुताई करना क्यों आवश्यक होता है? कि पौधों की जड़ें गहराइयों तक आराम से जा सके, पोषक तत्व जा सके, जल जा सके, इसलिए जुताई करना आवश्यक है। ये आपने पढ़ा था। इसके बाद दूसरी कृषि पद्धति में आती है बुआई। बुआई में आपको देखना जो सब फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें अपन को स्वस्थ और साफ बीज का उपयोग चयन करना पड़ता है। स्वस्थ और साफ बीज आप चयन करोगे, अच्छे बीज का चयन करोगे तो आपका फसल उत्पादन अधिक होगा। इसके लिए मैंने बताया था खराब और अच्छे बीजों में अंतर करने के लिए अपन एक पात्र में बीजों को डाल देंगे। जो खराब बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जो स्वस्थ और अच्छे बीज होते हैं वो नीचे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अच्छे और स्वस्थ बीज का चयन कर सकते हैं। ये आपने पढ़ चुके थे। और वर्तमान में जो नया जिसके द्वारा बुआई की जाती है वो उपकरण क्या कहलाता है? सीड ड्रिल कहलाता है। इसे ट्रैक्टर की सहायता से अपन उपयोग में लेते हैं। अब तीसरा जो चरण था, ये पिछले टॉपिक में भी मैं कवर कर चुका हूँ, खाद और उर्वरक देना। इसमें थोड़ा अपन को पढ़ना पड़ेगा खाद के बारे में और उर्वरक के बारे में। तो खाद और उर्वरक देना, इसके अंदर क्या होता है? फसलों को पोषक पदार्थ देना, ये प्रक्रिया कहलाती है खाद और उर्वरक देना। अब सवाल उठता है खाद और उर्वरक की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि किसान क्या करता है, खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है, दूसरे के बाद फिर नेक्स्ट कुछ समय बाद फिर अगली फसल उगाता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों के क्या हो जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है। और पौधों के स्वस्थ वृद्धि, फसल के पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसलिए हमें खाद और उर्वरक देना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि खाद क्या है? खाद जो है वो जंतु या पौधों के अपशिष्ट से तैयार होते हैं। जैसे आपके घर में बगीचा है तो आपने उसकी मिट्टी वगैरह किसी वो जो पत्ती वगैरह है या जंतु वगैरह, गोबर वगैरह, इसको आप किसी गड्ढे में डाल दो, कुछ समय अंतराल बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें आपको मैंने बताया था किसानों का एक मित्र होता है जो मिट्टी को फुरभुरा और उपजाऊ बनाता है, वो होता है केचुआ। तो ये बात याद रखा, केचुए द्वारा तैयार खाद, केचुए द्वारा तैयार खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। केचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये जंतु या पौधों के अपशिष्ट से तैयार होते हैं। उर्वरक, उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ है, इनका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, कारखानों के अंदर किया जाता है। पर उर्वरक को देने से मिट्टी का उपजाऊपन, हाँ, फसल उत्पादन तो तेजी से हो सकता है, पर उर्वरक लगातार देने से भूमि बंजर हो सकती है क्योंकि इससे हुमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक से हुमस प्राप्त
ये होता है ये प्राकृतिक पोषक तत्व है जो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत होती है, हुमस कहलाती है। पेड़ पौधों की पत्तियां, गोबर वगैरह अपशिष्ट से परत बनती है वो हुमस। और खाद से हुमस प्राप्त होता है और जबकि उर्वरक से नहीं होता। उर्वरक का एक और नुकसान हो रहा है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। आप इसका अत्यधिक उपयोग करोगे तो वर्षा ऋतु के साथ वो जल के साथ बह के नदी तालाब में रासायनिक पदार्थ चले जाएंगे जिससे जल प्रदूषण होता है। तो उर्वरक का उपयोग हमें सोच समझ के करना चाहिए, कौन सी फसल को कितनी आवश्यकता है उस हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए। अगर लंबे समय तक आप खाद उर्वरक का उपयोग करते रहेंगे तो भूमि क्या हो सकती है, बंजर हो सकती है। इसलिए मिट्टी के लिए जो सबसे अच्छी जो प्राकृतिक पोषक तत्व जो उपलब्ध कराती है वो होती है खाद। पर आज हमें जो नई पद्धति में अपनाते हैं तो कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता खाद के द्वारा नहीं होती है, तो हमें उर्वरक का भी उपयोग करना पड़ता है। पर इसका जो उपयोग करना चाहिए वो सोच समझ के करना चाहिए। अब आपके उठता है सवाल कि आपके क्रियाकलाप दे रखा है कि एक मैंने जो एक ही समान का जो पौधा है, जो ये चने का बीज है का पौधा है, ये अंकुरित हुआ है ना, मैं 3 पात्र में रख लेता हूँ। ये चने का पौधा उगा दिया मैंने, एक ही जैसा अंकुरित पौधा। इसमें मैं खाद डालता हूँ, इसमें खाद मिला रखी है मिट्टी के साथ, इसमें मैंने उर्वरक डालना है और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो आप नोटिस करोगे 7-8 दिन बाद उर्वरक वाला जो पात्र है उसके पौधे का वृद्धि तेजी से हुई है, फिर उसके बाद खाद की, और इसको जो अपन ने कुछ भी नहीं दिया उसकी वृद्धि धीमी गति से हो रही है। अब खाद के क्या फायदे ये भी याद रखना चाहिए हमें। इससे आपको पता है कि एक चीज और आती है आपके इसमें, आपने पढ़ा कि मिट्टी को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों की आवश्यकता अपन किसके द्वारा करते हैं, खाद और उर्वरक के द्वारा करते हैं। क्योंकि और पर एक बात याद रखना, अगर लगातार अपन एक ही प्रकार की फसल उगाते रहेंगे तो मिट्टी में एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की एक ही प्रकार की, जैसे आप एक ही प्रकार का खाना खाते रहो तो आपके कुपोषण हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, अन्य विभिन्न प्रकार के तो मिलेंगे नहीं। तो वो जो आप एक ही प्रकार, इसलिए मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए हमें फसल चक्र का उपयोग करना पड़ता है। फसल चक्र क्या होता है, फसल को अदल बदल के बोना। जैसे पहले मैंने दाल वाले पौधे उगा दिए, फिर इसके बाद अगले चक्र में मैं गेहूं वगैरह उगाऊं, तो इससे मिट्टी में क्या रहेंगे, पोषक तत्व बने रहेंगे। क्यों, दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, कभी देखना मटर वगैरह चने वगैरह के पौधे को उखाड़ना, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। अगर जड़ें साफ कर लो और उखाड़ो तो उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। और गांठों में एक विशेष जीवाणु होता है राइजोबियम। कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम। तो दाल वाले जो पौधे होते हैं, मटर कुल के जो पौधे होते हैं, चना वगैरह, उनकी जड़ों में जीवाणु पाया जाता है। आपने 7th क्लास में पढ़ा था सहजीवी पौधे। तो ये जीवाणु जो पाया जाता है उसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, आपको पता है पौधों के लिए सबसे अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन। ये जो जीवाणु होता है राइजोबियम, राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर, नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर पौधों के लिए उपलब्ध कराता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इसमें पोषक तत्व मिलते, मिट्टी में नाइट्रोजन के पोषक तत्व बने रहते। फिर इसके बाद आप कोई दूसरी फसल उगाओगे तो आपको पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी मिट्टी में। तो फसल चक्र क्या होता है, फसल को एकांतर क्रम में अदल बदल कर बोना। जैसे मैंने गेहूं उगाया, उसके बाद दूसरी फसल उगाऊंगा, गेहूं भी उगाऊंगा, दाल वाले पौधे उगा दूंगा, मटर कुल के पौधे उगा दूंगा। तो फसल को अदल बदल कर बोने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाती है।
हाँ, मटर कुल के जो पौधे होते हैं उसके पौधों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। बदले में पौधों से क्या लेता है, भोजन और पौधे को पोषक तत्व। इसे सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी। क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, ऐसा अपन ऑक्सीजन डायरेक्ट ले सकते हैं। पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते, वो उसे इसके यौगिक के रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं। उर्वरक वगैरह में भी हमें नाइट्रोजन के यौगिक ही उपलब्ध कराते हैं, डायरेक्ट पौधे ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो ये जो जीवाणु होता है इसमें एक कैपेसिटी होती है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में उपलब्ध करा देता है। तो आपके इसमें दो टॉपिक आए, खाद और उर्वरक देने में। फसल चक्र, फसल चक्र एक बार बोल रहा हूँ दोबारा। पौधों फसल को अदल बदल कर एकांतर क्रम में बोने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाती है। फसल चक्र से मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता, पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। उदाहरण के लिए दाल वाले पौधे के बाद गेहूं उगाना, ठीक है। जो दाल वाले पौधे होते हैं, मटर कुल के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। इसका क्या कार्य है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर पौधों को पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध कराना। अब आपके फिर वहीं आ जाते हैं अपन खाद और उर्वरक देने पर। तो मैं खाद और उर्वरक पे मैं आ रहा हूँ। तो अपन देखिए खाद और उर्वरक होते, आपको वैसे बता दिया खाद प्राकृतिक पदार्थ है और उर्वरक क्या है। तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ। ये कैसा पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ। उर्वरक कैसा पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ। खाद कैसे पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से तैयार होता है, पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से तैयार होता है, अपशिष्ट से तैयार होता है। जबकि ये फैक्ट्री में तैयार होता है, ये फैक्ट्री में तैयार होता है। और खाद जो होती है इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस, यानी जो प्राकृतिक जो मिट्टी की उपजाऊ परत होती है ऊपर की, उसे कहते हैं ह्यूमस। उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। अगर आपसे कुछ पूछे खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, ये प्राकृतिक पदार्थ है, ये रासायनिक पदार्थ है, ये पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, ये फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। समझ गए। और खाद में जो पोषक तत्व होते हैं उर्वरक की तुलना में कम होते हैं। एक और अंतर और बोल सकते हैं, खाद में जो पोषक तत्व होते हैं वो कम होते हैं जबकि उर्वरक में ज़्यादा होते हैं। पर अगर देखा जाए पर्यावरण के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, खाद है। अब आपसे पूछेगा खाद के क्या लाभ हैं। खाद आपको पता प्राकृतिक पदार्थ है, जो नेचुरल चीज होती है, उसके कुछ लाभ भी होते हैं। तो खाद का पहला ये लाभ है कि इससे मिट्टी में जल धारण की जो कैपेसिटी होती है उसमें वृद्धि होती है, जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। खाद का सबसे पहला लाभ जो है, इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी कैसी होती है, भुरभुरी हो जाती है और रंध्र होते हैं, सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। खाद में जीवाणु, जो आपको पता है, जो मिट्टी में कुछ उपयोगी जीवाणु पाए जाते हैं, उन अगर खाद डालते हो तो ये उपयोगी जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। और खाद के उपयोग से मिट्टी का जो गठन है, मिट्टी का जो संरचना का जो जिनसे मिलकर बनी होती है और घटक होते हैं, उनके गठन में भी क्या होता है, सुधार होता है। तो अपन ने तीसरा जो पॉइंट पढ़ा, खाद और उर्वरक देना। अब अगला पॉइंट आ रहा है खाद के बाद सिंचाई। क्या आ रहा है, सिंचाई। अब सिंचाई आपको पता है, सिंचाई आप फसल उगाओगे तो पानी भी देना पड़ेगा आपको, सिंचाई। पौधों में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, 90% जल होता है। और पौधों के लिए फसल उत्पादन में जल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बीज भी अंकुरित
कब होते हैं? जल के द्वारा नमी में ही अंकुरित होते हैं। और मिट्टी कैसी रहती है? जल देने से नमी बनी रहती है। तो सिंचाई की क्या परिभाषा होगी? फसल को निश्चित अंतराल में, फसल को निश्चित समय अंतराल में जल देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो फसल को निश्चित समय अंतराल में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के आपको परंपरागत स्रोत पता ही है, कुआं है, तालाब है, नलकूप है, नदियां हैं, बांध है, ये सिंचाई के स्रोत है। सिंचाई जो होती है वो ऋतु पर भी निर्भर करती है। जैसे गर्मियों में आपको ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, वर्षा ऋतु में नहीं होती, और फिर सर्दी में कम जल की आवश्यकता होती है। तो निश्चित समय अंतराल पे। फिर आपके कोर्स में है सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियां याद रखना, सिंचाई की आधुनिक विधियां। दो विधियां हैं, एक तो है छिड़काव तंत्र और एक है ड्रिप। नाम से ही पता लग रहा है ड्रिप में, जैसे ड्रिप में पानी बूंद आपने हॉस्पिटल में देखी होगी, टप 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 टप। छिड़काव तंत्र के बारे में बात। छिड़काव तंत्र ऐसे स्थान पे काम में आता है जहाँ पे भूमि कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़, असमतल होती है, असमतल होती है। असमतल भूमि में, क्योंकि आपको पता है जल की कमी है, तो आजकल नई विधि अपनाई जा रही है जिससे जल का समुचित उपयोग हो सकता है। तो आधुनिक विधि में एक विधि है छिड़काव तंत्र और दूसरी है ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में का उपयोग क्या किया जाता है? जहाँ भूमि कैसी होती है? असमतल होती है। असमतल भूमि में नोजल, असमतल भूमि में जो सिंचाई की विधि काम में ली जाती है वो कहलाती है छिड़काव विधि। और इसमें क्या होता है? जो पाइप होता है उसमें घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं, और वो पानी जब प्रेशर से पाइप में आता है तो वो नोजल चारों तरफ वर्षा ऋतु की तरह से, वर्षा ऋतु में पानी बरसता है ऐसे ही वो नोजल चारों तरफ घूमते हैं और छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। इसका उपयोग, क्योंकि ड्रिप तंत्र है ये बागवानी वगैरह में ज़्यादा काम में आता है। इसमें बूंद बूंद सीधे डायरेक्ट पौधों में ऐसे पाइप रहता है और पौधों की जड़ों में बूंद बूंद गिरता है, वहाँ पे पानी तो डायरेक्ट वो बूंद बूंद गिरता है। तो जड़ों में ये बूंद बूंद गिरता है। ड्रिप तंत्र में जो सिंचाई की विधि है इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पे डायरेक्ट गिरता है। और ये विधि कहाँ आती है काम में? फलदार पौधे, बगीचे या वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम है। बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। ये इस विधि में डायरेक्ट पौधे की जड़ पे गिरता है, जल का बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। सर्वोत्तम विधि है छिड़काव की, वो सिंचाई की। सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ड्रिप तंत्र, क्योंकि इसमें बूंद बूंद पानी डायरेक्ट पौधे की जड़ों में गिरता है। और ये वहाँ उस स्थान के लिए बहुत ही वरदान है जहाँ पे जल की बहुत कमी है। तो छिड़काव में तो नोजल लगा रहता है जो चारों तरफ क्या करता है? जब वो करता है पानी का, जिसका वर्षा, इसमें ऐसा होता है जैसे वर्षा हो रही हो, जैसे कॉफ़ी वाले वो जो फल छिड़काव, लॉन कॉफ़ी, इन वाले खेती में इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई की दो विधियाँ आधुनिक, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। अगले लेसन में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। अब वैसे मेन तो इसका हो गया है, अब खरपतवार और इसके बारे में अपन कटाई और भंडारण, ये 3 तो पढ़ेंगे अपन। तो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना और सिंचाई। 4 चरण अपन कृषि पद्धति के पढ़ चुके हैं। अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कोई, और आप इसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, जब स्कूल खुलेंगे तो अपन और बात करेंगे इसके बारे में। ठीक, दैट्स ऑल। अपना ध्यान रखें, कोरोना में अनावश्यक बाहर नहीं जाए, ध्यान रखें। ठीक, ओके स्टूडेंट।